जो अपने संकल्प के साथ लगातार मेहनत करते हैं, वो यकीनन अपने कल को बदल देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया था और आज हम लोग 4 को देखेंगे, जिसका नाम है खाएं आम 12 महीने। क्या है कि कुछ ऐसी फल और सब्जियां होती हैं जो कि प्रत्येक मौसम में उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि उनसे कुछ कुछ चीज़ें बना के हम लोग रख लेते हैं जो कि सालों भर हमारे काम आए। वैसे ही आम है, इसके बारे में तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसमें जो कुछ भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि सीटेट जेटेट या फिर कोई भी अन्य राज्यों में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा हो तो उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती है और हम वहाँ पे भटक जाते हैं, सही आंसर नहीं कर पाते हैं। देखिए, आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि बना के रख लिया जाता है। और शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्या है कि जब हम लोग अचार बनाते हैं तो उसको एक शीशे के डिब्बे में रखते हैं और उसमें रखने से पहले उसको धूप में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी नमी होती है वो सूख जाए। अगर उसमें नमी बरकरार रह जाती है तो अचार हमारा खराब हो जाता है। यहाँ तक हो गई बात। आगे है आत्रेयपुरम नाम का एक गांव है जो कि आंध्र प्रदेश में है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। ये सीटेट में ज़्यादातर पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। यहाँ पे एक वो होता है, एक प्रकार आम से जो कि बनाया जाता है, आम पापड़ जिसे कहते हैं। यहाँ की स्थानीय भाषा जो कि तेलुगु है, इसमें इसे मामिडी तांड्रा कहते हैं। यह जो इसका अर्थ है हिंदी में आम पापड़, लेकिन यह तेलुगु भाषा में इसे बोला जाता है। आप लोग इसे याद रखें, क्योंकि सीटेट का जो लेबल होता है वो कुछ अलग ही होता है, तो इसलिए इसे याद रखना काफ़ी आवश्यक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा, खाने को बचाने के लिए घरेलू उपाय। क्या कुछ किया जाता है एनसीईआरटी के अनुसार? आप वैसे 1000 नुस्खे अपने घर में आजमा लीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार क्या है ये चीज़ें हम लोग देखेंगे और इन्हीं को याद भी रखना है। जैसे दूध है, इसको ज़्यादा समय तक अच्छा रखने के लिए हम लोग इसको उबालते हैं। पका हुआ चावल है तो उसको एक कटोरे में डाल के और उसको पानी के एक बर्तन में रखते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक खराब ना हो। हरा धनिया है, उसको अच्छा रखने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं ताकि वो ठीक रहे। प्याज और लहसुन है, इसे तो लगभग सारे लोग जानते होंगे कि इसे खुले में रखते हैं, लेकिन बात यह है कि वहाँ नमी नहीं होनी चाहिए, नमी से बचा कर रखना होता है। अगर आप नमी से बचा कर नहीं रखेंगे तो उसमें से हरी हरी पत्तियाँ निकलने लगती हैं, वहीं से उसका अंकुरण शुरू हो जाता है। यहाँ तक होगी बात। आगे देखते हैं हम लोग। अगला चैप्टर है हमारा बीज। देखिए, बीज जो है पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है, या ये कहें कि पौधे का उत्पत्ति ही बीजों के माध्यम से ही होता है, या ज़्यादातर पौधे के फल या फिर फूल से प्राप्त होता है हमें बीज। बीज का जो अंकुरण है नमी और वायु की उपस्थिति में होता है। देखिए, इस बात में बहुत बड़ी कोई वो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि बीज के अंकुरण में मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप सामान्यतः ऐसे देखे होंगे, जब आप लोग चना भिगोते हैं और उसको 1-2 दिन के लिए अगर सूती कपड़े में बांध के रख देते हैं तो स्वतः ही अंकुरित हो जाता है। उसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती अंकुरण तक। इसमें केवल नमी की और वायु की जरूरत होती है और इसमें ही यह अंकुरित हो जाता है। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगा देते थे और उसके अंदर नीम की पत्तियां भी डाल देते थे ताकि कीड़े उसको न खाएं। यह प्राचीन समय की बात हुई। वर्तमान में तो 1000 तरीके हैं उसको रखने के, लेकिन पहले सूखी लौकी में डालकर उस पर मिट्टी का लेप लगा देते थे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको ये बात पता होगा। बीज क्या करते हैं, स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की जो फलियां होती हैं वो पककर सूख जाती हैं और खुद ही चिटक कर बिखरने लगती हैं। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखते हैं। बीज आखिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते कैसे हैं? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे बीज जो है हवा के द्वारा भी, जैसे कपास वगैरह का हो गया तो हवा के द्वारा भी इधर उधर उड़कर वो पहुँच जाता है। पानी के द्वारा, अगर पानी में गिरा तो वो भी एक स्थान से बह के दूसरे स्थान तक चला जाता है। जानवरों के जरिए, जैसे जानवरों के शरीर पे अगर छोटे छोटे बीज कहीं से लग गए तो वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। पक्षियों के द्वारा, हमें पता है कि पक्षी लोग भी इधर उधर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते हैं, वहाँ कुछ फलों को खाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको गिरा देते हैं। जैसे आप लोग सामान्यतः देखे होंगे कि किसी किसी घर पे या फिर कहीं भी छोटे छोटे पीपल के पौधे ऐसे ही उगने लगते हैं, निकलने लगते हैं। क्या है कि वहाँ पे पक्षी जो होते हैं उसके फल को खाते हैं और उस बीज को वहीं पे गिरा देते हैं, तो वहीं से वो उगना प्रारंभ हो जाता है। इसी तरीके से बीज जो होते हैं हमारे कपड़े आदि से चिपक कर भी एक स्थान से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उग जाते हैं।
यहाँ तक होगी बात, आगे देखते हैं। इन्हीं बीजों के माध्यम से ही स्विट्जरलैंड में एक महत्वपूर्ण खोज हुई थी। देखिए एनसीईआरटी बुक्स में ये कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यह घटना जो है वो 1948 की है, जब एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल जो थे अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर, यानी कि उनके कुत्ते पर भी और उनके कपड़ों पर भी बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए और झट से माइक्रोस्कोप को निकालकर वो बीजों को बारीकी से देखने लगे। बीज में छोटे छोटे हुक थे। आप लोग जानते होंगे बीज में जो बीज उनके कुत्ते पर और उनके कपड़ों से चिपके हुए थे, उसमें छोटे छोटे हुक थे और उसी की मदद से यह जो बीज थे वो कपड़े के रेशे में अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। अपने जैसे बस्ते में, कपड़े में, जूते में, पट्टे आदि में इसका जो इस्तेमाल होता है वो देखा होगा आपने। देखा होगा कि इस तरीके के जो जूते चप्पल वगैरह होते हैं और बैग होते हैं, उसमें यह चीज़ दिया होता है। इसको वेलक्रो कहते हैं। जब आप इसको ऐसे हटाते हैं, खोलते हैं तो ये इस पर चर चर की आवाज़ होती है। तो यह जो आइडिया था वो बीजों के माध्यम से ही आया था। वेलक्रो का जो एक तरीके से बोले कि आविष्कार हुआ वो इन्हीं बीजों के माध्यम से ही हुआ। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि बीज जो है वो जानवरों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, हवा पानी के माध्यम से इधर उधर होते हैं, लेकिन यह इंसानों के माध्यम से भी होते हैं, जाने अनजाने में भी। जैसे क्या होता है कि जब भी कहीं पे कोई पौधा अगर हमें खूबसूरत लग रहा होता है या फिर कोई पौधा उपयोगी है, दवाई के काम में आ रहा होगा, तो उस समय क्या करते हैं, हम उसके बीज ले जाके अपने यहाँ पे उसको बो देते हैं। और जब ये पौधे बड़े होते हैं तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, आपने देखा भी होगा कि कभी कभी क्या होता है कि किसी गांव में या जगह पे एक दो पेड़ ही होते हैं, किसी भी प्रजाति के हों वो, लेकिन कुछ समय बाद वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। और कई सालों बाद तो लोग यह भी भूल जाते हैं कि ये जो पेड़ पौधा था इससे पहले यहाँ पे नहीं था, यानी हमारे यहाँ नहीं उगता था। तो ये क्या है कि ये कभी कभी जानबूझकर लाया जाता है, कभी अनजाने में भी आ जाता है। वैसे ही देखिए मिर्ची जो है हमारे यहाँ कहाँ से आई है। इसे पुर्तगाल देश के जो व्यापारी हैं वो दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे और यह जो है वह पूरे भारत में उगाई जाती है। शायद इससे पहले लोगों को पता भी नहीं होगा कि जो मिर्ची यूज़ करते हैं हम लोग वो दक्षिण अमेरिका से पुर्तगाल देश के जो व्यापारी हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे वो यहाँ भारत में लाए थे और अब यह पूरे भारत में उगाई जाती है। यहाँ तक होगी बात, आगे देखते हैं। आगे एक कविता दी गई है जो जिनके माध्यम से बच्चों को याद रखने में थोड़ी सहूलियत हो कि कौन सी सब्जी जो है वो कहाँ से आई है। तो इसका जो सारांश है हम अगले पेज पे देखते हैं। देखिए ये जितने भी पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे नोट कर लें अच्छे से। मिर्च जो है इसे पुर्तगाल देश के जो व्यापारी हैं वो दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। भिंडी जो है वो अफ्रीका से हमारे यहाँ आया। सोयाबीन जो है वो चीन से आया। गोभी और मटर जो है वो यूरोप से हमारे यहाँ आया। ये हो गई बात, आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका से हमारे यहाँ मिर्ची, मूंगफली, आलू, अमरूद और टमाटर आदि आए हैं। देसी यानी कि जो देसी सब्जियां हैं जो हमारे ही देश में जिनकी उत्पत्ति हुई है, बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, परवल, टिंडा और मेथी, ये सभी देसी सब्जियां हैं जिनकी उत्पत्ति जो है वो भारत में ही हुई है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। इसका अगला पॉइंट है शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस जो होता है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है, यानी प्रसिद्ध है। और भी पौधे होते हैं, देखिए ये नहीं है कि बस ये नेफेंथिस ही होता है जो कि केवल छोटे मोटे जीव जंतुओं का शिकार करता है, ऐसा नहीं, और भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो निपेंथिस है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सीटेट में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में, यानी कि जो पूर्वोत्तर में राज्य है मेघालय, उसमें पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। ये ढक्कन है इसका।
घड़े से एक खास खुशबू निकलती है, उसे एक अलग तरीके की खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसमें आके फंस जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं। इसमें छोटे छोटे रोम होते हैं जिसके माध्यम से वो अंदर फंस जाते हैं और यह जो पत्ती है, ऊपर जो ढक्कन है, वो ऊपर से बंद हो जाता है। यहाँ तक हो गई बात। देखिए, वैसे इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन जो ये कीटभक्षी पौधे होते हैं, ये नाइट्रोजन की कमी से जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो कीटभक्षी हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं वो नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत होते हैं। यहाँ तक हो गई बात। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।